हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। चलिए, तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, अच्छे हैं सभी। अभी आज मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों के साथ क्लास 10th और क्लास 12th में जो बच्चे इस बार हैं 2021-22 में, जो बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास में हैं। तो सीबीएसई का जो रिसेंट सर्कुलर था आप लोगों ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, अदर मीडियम से आप तक खबर पहुंच चुकी है। सीबीएसई ने इस बार पूरा सिस्टम ही बदल दिया है, पूरा सिस्टम चेंज हो गया है एग्ज़ाम का। तो दो पार्ट में आपके एग्ज़ाम होने हैं, टर्म 1 और टर्म 2। फ़िलहाल आज हम बात सिर्फ टर्म 1 की करना चाहेंगे कि टर्म 1 के लिए आप किस प्रकार प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी स्कूल्स क्लोज्ड हैं पूरे देश में और नियर फ्यूचर में कब खुलेंगे ये भी सर्टेन नहीं है। लेकिन हाँ, सीबीएसई ने पूरी तैयारी कर दी है कि भाई टर्म 1 ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें आएंगे और 50% सिलेबस आपका आएगा। तो आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। अभी तक मोस्टली वैसे तो यही होता है कि भाई लगातार जब नया सेशन स्टार्ट होता है, अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू हुआ, तो सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे 10th क्लास का मैथ्स हो, चाहे 12th का मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, एसएस या फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, व्हाटएवर में भी द सब्जेक्ट, सभी में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग होती है। लेकिन कुछ जगह कई बार टीचर ऐसा कर लेते हैं कि एनुअल सिस्टम है तो हम कुछ रिलेटेड टॉपिक्स को, जैसे कि मैंने खुद किया कि केमिस्ट्री के मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है अभी बच्चों के साथ। तो मुझे लगता है कि अभी हालांकि सिलेबस नहीं दिया है सीबीएसई ने, देखिए जुलाई एंड तक मे बी, और जुलाई एंड तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ज़रूर डेफिनेटली आपका बाइफर्केशन भी आ जाएगा सिलेबस का कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आना है। ठीक है, पेपर पैटर्न भी आप तक आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अब आप देखिए कि जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई ना, आपके पास जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने बचते हैं। तो हमें सभी को अपनी जो प्लानिंग है उसको सोचना पड़ेगा, पेपर पे अपने को डेली का प्लान बनाना पड़ेगा, किस प्रकार हम 50% सिलेबस को इन 3 से 4 महीनों में किस प्रकार कवर करें और अच्छे से कवर करें। कुछ जगह हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग ही नहीं की, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि हर समय ये रहा, पिछले साल का ट्रेंड ये रहा कि भाई स्कूल जब खुलेंगे तो स्टार्टिंग से स्कूल में सिलेबस करवाया जाएगा। तो लगभग 50 to 60% बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्कूल पे निर्धारित रहते हैं या स्कूल में जब दबाव आता है तभी काम करते हैं। कुछ परसेंट बच्चे कर लेते हैं कभी कभार, कभी नहीं किया, बस ऐसे रहते हैं। और लगभग 5-7% या मैक्सिमम 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना टाइम टेबल के साथ, अपने प्लानिंग के साथ, अपना रूटीन के साथ काम करते हैं। तो उन बच्चों को हालांकि यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो बच्चे सीरियस नहीं थे, कम सीरियस थे, उनके लिए बेटा अलार्मिंग क्लॉक है। भाई आप लोगों का काम नहीं चलेगा अब, क्योंकि पेपर होने हैं, ऑब्जेक्टिव बेस पे होंगे और ऑब्जेक्टिव पैटर्न मुश्किल होता है। आप लोग ये दिमाग में रहता है कि ऑब्जेक्टिव तो टिक मार्क की तो करना है, लेकिन उसके लिए लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है कि एनसीईआरटी को उठा लो भाई। एनसीईआरटी बेस है, सबका बाप है भाई ये, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। चाहे मैथ्स उठा लो, चाहे फिजिक्स ले लो, और इस बार तो और ज़्यादा महत्व बढ़ गया है टर्म 1 के लिए तो, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर पेपर सेट नहीं करता है। और चाहे वो स्टेट बोर्ड्स भी हों, मैक्सिमम कोई 1-2 क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, अदरवाइज एनसीईआरटी ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका है, एसएस, सब में आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। आदत डाल लो, वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन कर करके अपना नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स में, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स बनाना शुरू कर दो। टाइम अभी है, काफ़ी टाइम है, और हम लोग हैं फिर आपको गाइड करने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि सब ध्यान हटा दो, फालतू का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, और अननेसेसरी टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कई बार कि जब बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा मेहनती होता है, ज़्यादा पढ़ाई करने में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो फिर वो ज़्यादा ही गहराई में चला जाता है। ऐसे टॉपिक्स को भी पढ़ता रहता है जो कहीं आज तक कभी सीबीएसई बोर्ड के या स्टेट बोर्ड्स के या फिर नीट के एग्ज़ाम में या जेईई के एग्ज़ाम में कभी उन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन उनमें भी वो पूरा जी जान लगा के लगे रहते हैं। तो हालांकि पढ़ने में ही नहीं करूँगा भाई आपको टू द पॉइंट या बिल्कुल स्क्रूटनी करनी, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट में एफर्ट्स को रिवार्ड नहीं मिलता है, रिवार्ड मिलता है रिज़ल्ट को। लोग
प्रयासों को नहीं पहचानते हैं। लोग किसकी इज्जत करते हैं? रिजल्ट की। उसका रिजल्ट ये आया, उसने मेहनत की है। चाहे मेहनत आपने कितनी ही की हो, लेकिन रिजल्ट थोड़ा बहुत कम रह गया तो फिर आपके प्रयास बेकार चले जाते हैं। कोई नहीं पूछता उन प्रयासों को। रिजल्ट अल्टीमेटली मैटर करता है, और रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, ब्रिलियंट रिजल्ट तभी आता है जब स्मार्ट वर्क किया जाता है। तो स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना है? पूरा अपना एक टाइम टेबल बनाओ बेटा। मॉर्निंग में सुबह जब उठते हो और रात को जब वापस सोते हो, तब तक का पूरा एक क्लासिफिकेशन आपके पास होना चाहिए पेपर पे। इतने बजे उठना, उसके बाद ये अपना डेली रूटीन का काम करना, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट का आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है वो पढ़ना है। फिर रिवीजन का टाइम टेबल बनाओ। जो बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस क्लास का, 11th क्लास का या 9th क्लास का, उसको भी साथ साथ पढ़ने के लिए उसको भी प्लान में डालो। फिर नोट्स के लिए, बुलेट पॉइंट्स के लिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब जो रहेगी आप लोगों के लिए, देखो मैं फिर रामबाण इलाज बता रहा हूँ, पूरे अनुभव के आधार पे, निचोड़ के आधार पे आपको बता रहा हूँ। गारंटी है कोई बच्चा मतलब कम नहीं रहेगा। आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, ये बुक आपको सबको कंपलसरी है। ले लें मार्केट से, या फिर रिफ्रेशर बुक्स में पीछे इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उनको लगा दो। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, सोल्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। सबका बाप है भाई, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, और कुछ आएगा भी नहीं एग्ज़ाम में उससे भारी। आपने उनको गहराई से पढ़ा, लाइन टू लाइन पढ़ा, वर्ड टू वर्ड पढ़ा, और फिर उनके नोट्स बनाए और उन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक लाइन से, कहीं से भी किसी वर्ड में से क्वेश्चन निकल सकता है, तो बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है, तो अपना माइंड चेंज कर लें, टाइम पास करने की आदत छोड़ दें, टीवी से दूर हो जाएं, मोबाइल्स का यूज़ उतना ही करें जितना आपके लिए ज़रूरी है अपनी क्लासेस के लिए। आप या यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो बस उस तक सीमित रहें, अन्यथा डिस्ट्रैक्शन से बचें। ठीक है, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखें, फैमिली के साथ अच्छा अपना घुल मिल के रहें, पेरेंट्स के साथ, जो भी बड़े घर में हैं उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ प्यार से रहें, प्यार से पढ़ाई करें। और समय तो बुरा है, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, तो सवेरा होगा और ज़बरदस्त तरीके से रोशनी निकलेगी। आप भी उस रोशनी में शामिल होंगे। तो चलिए, मेहनत कीजिए, लगे रहिए। टाइम टेबल ज़रूर बना लीजिए बेटा अपना, अपने आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाइए। अभी तो आप लोगों को स्कूल भी नहीं जाना है, तो चाहे आप पूरी पूरी रात पढ़ाई कर सकते हैं। दिन में अपना जो फ्री टाइम होता है उसमें आप सोने के लिए यूज़ कर सकते हो, उसको अपना चेंज कर लो सिस्टम सारा, क्योंकि दिन में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं, रात के समय शांति रहती है, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। तो रात को यूज़ करो, मैक्सिमम यूटिलाइज़ आप, मैं कहूँगा कि रात के टाइम आपको पढ़ना चाहिए। बाकी फिर भी आपकी अपनी इच्छा है, आपके अपने अकॉर्डिंग, लेकिन स्टडी आवर्स आप अपने बढ़ाइए, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाइए, और इस बुरे समय को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं आप। ये आपके हाथ में है, कर सकते हैं, बट आपके हाथ में है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, गाइड करते रहेंगे, मोटिवेट भी करते रहेंगे समय समय पर, कभी आपको अकेला नहीं रहने देंगे। लेकिन जिम्मेवारी आपकी है कि आप फॉलो करें, एक्सपीरियंस्ड लोगों से सलाह लें। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड लोगों से सलाह लें जो उस फील्ड में लंबे समय से हैं। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।